बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 फिज़िक्स का ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर हमारे पास है 2 जी। जहाँ पे हमने लास्ट वाला लॉन्ग जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला जो है एंड किया था, जहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी इसकी 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसी के नीचे जो है 4-5 लाइनों में जो है ना एक कॉन्सेप्ट छोटा सा लिखा हुआ है, वो है हमारे पास वाई वी कैन नॉट फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अर्थ। हम अपने इर्द गिर्द जो सी पड़ी हुई चीज़ें हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है वो क्यों जो है वो फील नहीं करते, महसूस नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी स्मॉल वैल्यू की वजह से हम लोग जो है ना अपने इर्द गिर्द जो सा पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रेविटेशन जो है वो मौजूद जो सी होती है वो महसूस नहीं करते। क्योंकि इसके अपोजिट अगर देखें तो ज़मीन में जो सी है ना ग्रेविटेशन वो ज़्यादा होती है, इस लिहाज से हमें पास करीब पड़ा हुआ जो सा ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रेविटेशन जो सी है वो महसूस नहीं होती। तो इसका आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्मॉल एंड वी डू नॉट फील इट सिंस द मास ऑफ द अर्थ इज़ वेरी लार्ज। क्योंकि मास ऑफ अर्थ जो है वो बहुत बड़ा होता है। इट अट्रैक्ट्स नियर बाय ऑब्जेक्ट विद सिग्निफिकेंट फोर्स, और ये अपने इर्द गिर्द जो से मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ जो है ना बड़े स्मूथली जो है ना अपनी तरफ खींच रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। द वेट ऑन द ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। वेट जो सा होगा उसका ऑब्जेक्ट का वो क्या है जी, अर्थ के ऊपर जो सा ऑब्जेक्ट का वेट है इज़ द रिजल्ट, वही इसका नतीजा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी मौजूद है वो ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान, उसी वजह से जो है ना ये चीज़ पाई जाती है कि हमें महसूस नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द जो सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है कि वो हमारे तरफ जो है ना अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसी के नीचे जो है ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वाउ डज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिलेट्स, कैसे हम रिलेट्स करेंगे इसको। तो इसको रिलेट से हमने कैसे करना है ये देखिए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ जी, इट इज़ नोटेड दैट द m1 mass attracts m2 टूवर्ड विद इट्स फोर्स वाइल mass m2। दो हमारे पास मैस दिए हुए हैं, एक हमारे पास दिया हुआ है मैस m1 और एक दिया हुआ है हमारे पास मैस m2। सपोज ये मैं इधर एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ, एक मैस m1 है और एक मैस जो है वो m2 है। दोनों जो है एक दूसरे की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है वो मौजूद है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है वो दोनों के दरमियान जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो क्या चीज़ है कि दोनों की फोर्स जो सी है, क्योंकि दोनों मैस है हमारे पास, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसकी फोर्स जो सी इसके ऊपर लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है, इसको F1 है और इसकी फोर्स जो सी है वो F2 है। दोनों फोर्सेज एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं। दोनों का जो है डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी यही था कि हमारे पास जो है ना इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसी तरह है यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है लेकिन डायरेक्शन जो है दोनों की ऑपोजिट आ रही है। तो F1 और F2 दोनों जो है वो एक दूसरे के बराबर जो है वो आ जाएंगे। तो दोनों जब मैग्नीट्यूड फोर्स मैग्नीट्यूड जो है दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो तब हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास रिलेट कर गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। इसके दो जो है ना वो पॉइंट हैं हमारे पास इक्वल इन, इसके आंसर में दो पॉइंट हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दूसरा है हमारे पास अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये आप समझ लें कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की आपने जो सी डेफिनेशन याद की थी उसी के साथ रिलेट करके इसके जो है वो पॉइंट्स निकाले गए हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के भी। इन दोनों को आपस में हम रिलेट जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो ये जो सा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये इसी का आंसर है, आपने इसे जो है ना वो याद करना है। क्लियर है।